नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति और आज हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि त्वरण क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण और इसके साथ साथ हम गति के तीनों समीकरणों को भी डिराइव करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको तीनों समीकरणों की डेरिवेशन ग्राफीय विधि से करेंगे अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और अगर आप पूरा वीडियो देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगी भी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। तो आते एक समान त्वरण, इंग्लिश वाले लिख लेना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि एक समान त्वरण होता क्या है। तो सबसे पहले ये देख लो कि कोई भी पिंड है या कोई भी बॉडी है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो वेलोसिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यदि समान है तो वह आपका एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। अब आप कहोगे कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है परिमाण, उसकी वैल्यू में जो चेंज आ रहा है ना वो समान आना चाहिए। कि जैसे वेग यहां से कोई बाइक चली यहां पर, उसके वेग में 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हुई, फिर यहां से यहां गई, फिर उसमें 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हुई। तो ये जो समान जो इसमें वृद्धि हो गई है, जो त्वरण इसका समान आ रहा है वही आपका एक समान त्वरण कहलाता है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, कोई भी वस्तु को यदि आप नीचे से ऊपर उछालो, या अब जैसे ये है, ठीक है, इसको आप ऊपर से नीचे गिराओगे, ये हालांकि ये नीचे गिर गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको लो, इसको ऊपर से नीचे गिराओगे, फ्री फॉल, एकदम स्वतंत्र रूप से आप नीचे गिराओगे, तो ये आपका एक समान त्वरण कहलाता है। कैसे? ऊपर से इसमें हमने कोई भी दबाव नहीं लगाया, ऊपर से कोई भी इसमें जोर नहीं लगाया कि भाई इसको ऐसे फेंका नीचे, नहीं, पकड़ा छोड़ दिया, तो एकदम से इसकी 0 से 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी एक्सेलरेशन बढ़ी। यहां 0 था, छोड़ा 9.8 हुई, हालांकि इस पॉइंट में 9.8, इस पे भी 9.8, इस पे, तो मतलब ये समान रहता है, इसका त्वरण कहीं बदल नहीं सकता, इसलिए इसको अपन जी की वैल्यू कहते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आया? इसकी दिशा नीचे की तरफ है और जो वैल्यू है इसका परिमाण मैग्नीट्यूड है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ओके, समझ में आया? आगे देखो, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण एवं दिशा अपरिवर्तित या समान हो, ऐसा त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण एवं दिशा अपरिवर्तित हो या समान हो, ऐसा त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसी से ही हमें गति के तीनों समीकरण मिलेगी, जो हमें न्यूमेरिकल कंसेप्ट, जो थ्योरी बेस पे जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने में हमें मददगार साबित होगी। एक चीज ध्यान रखना कि गति के 3 नियम थे और गति के 3 समीकरण हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग आदमियों ने डिराइव किया है। जो गति के 3 नियम है, जो न्यूटन्स ने, जिसके नाम से हमें मालूम चलता है न्यूटन्स लॉ, गति के जो 3 नियम है वो न्यूटन ने दिए थे। लेकिन इक्वेशन है, गति के 3 इक्वेशन है, जो इक्वेशन है वो किसने दिए थे? गैलीलियो ने दिए थे, गैलीलियो गैलीली। ठीक है,
ये चीज कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि दोनों चीजें एक है और एक ही व्यक्ति ने दी है, नहीं। न्यूटन ने दिया है न्यूटन के 3 नियम और गैलीलियो ने क्या दिए, गति के 3 समीकरण। बस इनमें समीकरण और इसमें नियम, ये चीज ध्यान रखना है। तो न्यूटन की गति के नियम और गैलीलियो के गति के समीकरण, ठीक है। इसने जड़त्व का नियम भी दिया था और बाद में जाके न्यूटन का प्रथम नियम कहलाया, वो हम अगले समतल के बाद में जो चैप्टर आएगा गति के नियम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आता है आपका एक समान त्वरण के साथ गति के समीकरणों को डिराइव करना। तो डेरिवेशन द इक्वेशन ऑफ इक्वल एक्सेलरेशन की एक समान त्वरण से समीकरणें व्युत्पन्न या समीकरणों की व्युत्पत्ति कि एक समान त्वरण से समीकरणों की व्युत्पत्ति, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश देख लो एक बार कि डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ इक्वल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एंड है, ये है आपका इंग्लिश वाले हेडिंग लिख लेना इसकी, ठीक है। अब इसको ग्राफीय विधि से करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में ग्राफीय विधि है तो उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दो गति के समीकरण कौन कौन सी है, एक बार इनको अच्छे से एक छोटी नजर मारो। पहले ये है v = u + at, जहां पे v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन एंड लास्ट वन इज टाइम। जो सेकंड इक्वेशन है वो s = आपकी है ut + ½ of at²। इसमें भी सेम वही चीजें, बस ये है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो तीसरी इक्वेशन है वो है v² = u² - 2as। v भी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन और s आपका डिस्प्लेसमेंट। ये 3 इक्वेशंस है जिन्हें गति के 3 समीकरण कहा जाता है। इनको अपन को डिराइव करना है, बहुत इजी है। आराम से एक चीज, इसको पकड़ो, इसकी पूंछ पकड़ती इससे पहुंच जाओगे, इसकी पूंछ पकड़ती इसके पास हो जाओगे, ठीक है। तो पहले इसको निकालेंगे, पहली वाली को। आओ ग्राफ पे, एक को ग्राफ बनाया हमने, ग्राफ को चलो बाद में बताऊंगा। पहले एक छोटा सा एक एग्जांपल देख लो कि कोई एक बाइक थी जो इस पॉइंट से चालू हुई, ठीक है, और इस पॉइंट पे उसका एक छोटा सा स्टॉपेज आया चाय पानी के लिए, यहाँ पे स्टॉपेज आया। लेकिन यहाँ पे जो चाय की जो टपरी थी वहां पे जो लोग बैठे थे उन्होंने एब्जॉर्व किया, उन्होंने प्रेक्षित किया इसको कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, इस समय u वेलोसिटी थी, माना कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u थी, ये a पॉइंट हो गया। फिर यहां से ये आगे चला, आगे चलने के बाद इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे जो b पॉइंट पे जिस स्टैंड पे या कहीं पे भी ये रुका, वहां पे जब इसकी वेलोसिटी देखी, वहां पे ये वेलोसिटी आपकी आई v। तो कहां बदलाव हुआ उसका, u से v तक उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। और t समय में यहां पे यहां से यहां तक जाने में उसको t समय लगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया s या x मीटर, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, a पॉइंट से b पॉइंट तक गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें। ओके, अंडरस्टूड। ये दिक्कत कहीं नहीं है ना, आगे देखो। अब एक ग्राफ बनाया तुमने,
हमें पता है कि इस एक्सिस के साथ हमेशा क्या लेना है, टी, टाइम या समय, ठीक है। और इस एक्सिस के साथ अब हमें क्या लेना है, v, वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन किस किस ग्राफ के मध्य आता है, v और t के मध्य, ये आपका 0। अब देखो कि u वेलोसिटी माना कि यहां पे कहीं पे है, ये आपकी यहां पे कोई u, भाई अपन ने जिसको चलो v1 भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को क्या वैसी की वैसी शक्ल मिल जाए इसलिए हमने इसको u नाम दिया है। अब ये जो u है, यहाँ पे माना कि इसकी वेलोसिटी पहले तो 0 थी, फिर जब चली चाय की टपरी पे पहुंची, लोगों ने देखा कि इसकी वेलोसिटी तो u है। फिर जब ये आगे अपने स्टैंड पे पहुंचा, वहां पे इसकी वेलोसिटी देखी गई, वो थी आपकी v, ठीक है। और जो टाइम लगा था, टाइम माना कि कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो t, ये टाइम मान लिया। अब देखो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ये आपका वेग, वेलोसिटी। तो अब देखो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, बढ़ा दिया, और इस लाइन को मैं यहां से यहां तक बढ़ा दिया, तो यहां पे ये इंटरसेक्ट हो गई है, ठीक है। और ये u वेलोसिटी, भाई लोगों ने कहां से देखा उसको, यहां से ही देखा। भाई यहाँ पे तो उनको क्या पता भाई कुछ भी हो गया हमें क्या, लेकिन लोगों ने जब देखा तो यहां से ही देखा। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, तिरछी होगी क्या, चलो कोई नहीं, इसको सीधी कर लेंगे। ये लो, अभी भी नहीं हुई, ठीक है। कि यहां से इसको यहां इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे इसको मिला दिया। अब इसके साथ एक और हमने रेखा ड्रॉ कर ली। अब देखो ये हो गया अपना ग्राफ यहीं पे कंप्लीट। अब इसको समझेंगे, इसी से सीधा सीधा अपन को निकल के आ जाएगा। तो देखो आप कि इसको मैंने कोई पॉइंट दे दिया कि ये हो गया आपका ए, बी और सी, ठीक है। ए बी सी, ये पॉइंट हो गया डी, और हाँ बस यही है, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने इसको दे दिए, क्या किया, ग्राफ खींचा, यहाँ पे कोई u वेलोसिटी थी, फिर उसको v तक, फाइनल वेलोसिटी उसकी v पहुंच गई, इसको आगे तक बढ़ाया, इसको आगे तक, इसको बढ़ाया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई मैक्सिमम पॉइंट पे, और यह u पे मिला दिया इसको। चलो जी हो गया काम। अब ये जो डिस्टेंस मान लिया, ये डिस्टेंस हो गया आपकी u, और ये जो डिस्टेंस थी ये आपकी v हो गई, ठीक है, ओके। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार इसको लिख लेना, हेडिंग लिख ली, इसको मिटाता हूं मैं ताकि जगह अपने पास अच्छे से हो जाए। कि पहला माना लिखो, माना कि प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो गति के तीनों समीकरण है वो किस चीज, उसकी सिर्फ एक ही शर्त है उसकी, क्या, कि एक समान त्वरण उसका होना चाहिए, ठीक है। कि उसका एक समान त्वरण हो तभी आप उसके गति के समीकरण लगाओगे, अन्यथा नहीं लगेंगे, आपकी जो वैल्यू है वो इनकरेक्ट आएगी, ठीक है ना। अगर एक समान त्वरण है तो ही आप उसमें यह गति के तीनों समीकरण लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो आपके एग्जैक्ट आंसर आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। अब आता है वस्तु के विस्थापन s में
लगा समय t है। ठीक है, कि वस्तु के विस्थापन में लगा समय t है या t सेकंड है, और ये वैल्यू आपकी हो गई t। ओके, पर ग्राफ तो अपन ने पिछली कक्षाओं में आराम से इसको पढ़ा था और अच्छे से समझा था। ये चीजें हो गई, बस लिखने का काम यहीं तक था, आगे अपने समझने का काम। सबसे पहले अपन को कौन सी निकालनी है, गति की पहली समीकरण क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस 8t, ये निकालनी है। ठीक है, आ जाओ। अतः ठीक है, अब इस पे आ जाओ। ये इस डॉटेड लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल पे झुका हुआ है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये अपना एक्सीलरेशन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि u और t हमेशा ut वक्र आपका एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। तो अब ये यहाँ पे कोई ना कुछ थीटा एंगल होगा भाई, कोई ना कोई थीटा एंगल पे झुका हुआ रहेगा। मतलब कोई भी चीज अगर 90 कुछ भी कहीं से भी अपन को ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है, क्षैतिज में तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ऊर्ध्वाधर या थोड़ी सी झुकी हुई है तो वह कुछ ना कुछ थीटा एंगल पे झुकी हुई होगी। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसको यदि मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये भी थोड़ा सा झुका हुआ है, तो मैंने कोई ना कोई इस एक्सिस के साथ, इस नीचे वाले जो क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ कोई ना कोई थीटा एंगल बना रहा है। तो सेम वो का कंसेप्ट इधर है। मैंने पिछली कक्षा में आपको यह भी बताया था कि जो थीटा होता है, जो स्लोप होता है, वही आपको आपका एक्सीलरेशन को डिनोट करेगा। इसमें पिछली कक्षा में मैंने लास्ट में आपको ये बताया था। ठीक है, अगर नहीं हो तो आराम से डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देखिए, आराम से अच्छे समझ में आएगा। तो ये कोई ना कोई थीटा एंगल को डिनोट करेगा कि नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि उसमें सिर्फ tan थीटा को लेना है। अभी इसको यहां पे हम क्या लेंगे, tan थीटा, और लाल बटा कक्का के अनुसार tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये लाल बटा कक्का। ठीक है, ये आपका साइन, ये कोस और ये टेन। लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये 90 डिग्री हो गया ना, हो गया कि नहीं, क्योंकि हमने इस पे एक लंब डाल दिया था। मतलब एक सीधी रेखा अगर इसको बीचों बीच में काटना है तो एक सीधी रेखा से काट पाऊंगा इस हाथ को, मतलब 90 डिग्री पे ही इसको इंटरसेक्ट कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि यहां से काट दिया तो ये तिरछा कट जाएगा, एकदम सीधा सीधा काटना है तो 90 डिग्री पे कटेगी। तो ये तो आपका हो गया लंब, और ये आपका हो गया AC हो गया आपका आधार। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे लिख दूं थोड़ा सा, चलो नीचे कर देते हैं, कंजूसाई नहीं करेंगे, कि BC अपॉन AC। tan थीटा क्या हो गया, BC अपॉन AC। अब देखो BC की वैल्यू क्या है और AC की वैल्यू क्या है। आ जाओ कि ये जो BC है ये इसकी इक्वल है कि नहीं, क्योंकि एक आयत बन रहा है, आयत की आमने सामने की बजाय समान होती है। तो ये देखो यहाँ पे BC इज इक्वल टू UA, दोनों के UV दोनों के इक्वल, दोनों सेम है, सेम वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू पर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है पूरा यहां तक, और अपन को यहाँ की वैल्यू दे रखी है। तो क्या निकालेंगे कि बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे तो अपने पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी ना, कि V माइनस U कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, क्योंकि ये BC इस UV के इक्वल है, यानी VU के इक्वल है, क्योंकि आयत है, रेक्टेंगल में आमने सामने की बजाय समान होती है। तो इस V में से यदि इस पूरे में से यदि मैं इसको मिटा दूं या इसको घटा दूं तो ये क्या बचेगा अपने पास, जो अपन को चाहिए वो बच जाएगा। तो ये BC क्या हो गया अपने पास वैल्यू, BC की वैल्यू आता है BC इज इक्वल टू V माइनस U। ओके, और ये जो AC है
AC इसकी इक्वल होगी क्योंकि नीचे वाला भी एक आयत है, ये दोनों समान होगी। तो ये वैल्यू क्या है इसकी OD आपकी T के इक्वल हो जाएगी। OD क्या है? T है, और OD इज इक्वल टू AC होगी क्योंकि दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं जो कि समान होती है। तो AC इज इक्वल टू T। ओके, ये दोनों वैल्यूज में पुटअप कर दो आके, तो ये आ जाएगा V माइनस यू अपॉन T इज इक्वल टू टेन थीटा। अब मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में मैंने ये बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो किसको डिनोट करेगा? आपका एक्सेलरेशन को, त्वरण को। तो टेन थीटा इज इक्वल टू A, एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कैसे भी कर लो। ठीक है, ये हो गया, इसको मिटा रहा हूं ऊपर। आ जाओ जी। अब ये है टेन थीटा की इक्वल एक्सेलरेशन होता है, तो A इज इक्वल टू हो गया आपका V माइनस यू अपॉन T, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये T इधर आ जाएगा वज्र गुणा विधि से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस यू। अब ये माइनस का ये इधर आ जाएगा और ये AT इधर चला जाएगा, नहीं ये u इधर आ जाएगा, तो AT प्लस u इज इक्वल टू V। ये आपकी गति की पहली समीकरण, या इसको इस प्रकार से लिख दो कि V इज इक्वल टू u प्लस AT, अतः ये समीकरण नंबर 2। तो इससे इसको मिटा दूं, तो ये किसको डिनोट करेगी? समीकरण 2 गति की पहली समीकरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ओके, आ गया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को कहाँ दिक्कत है। आपको अगले वीडियो में उसकी कंप्लीट वापस से एक बार हल्का सा व्यू दे दूंगा। ये समझ में आया कि क्या किया अपन ने? जो नीचे थी टेन थीटा क्या था अपना, ये टेन, ये किसको, ये जो स्लोप है ये किसको डिनोट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। तो टेन थीटा इज इक्वल टू L, ये A लिख दिया। ठीक है, ये आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा था, आप पीछे वाले वीडियो में जाके देखिए, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ये अपनी थी क्योंकि BC अपॉन AC है, BC की वैल्यू अपन ने यहां से निकाल ली है, और ये U है, AC T है, तो ये वैल्यू जैसी थी हमने उसकी जगह पर रख दी। अब ये जो T है ये इसके गुणा में चला जाएगा, क्योंकि जो वज्र गुणा होता है उसमें ऊपर वाली संख्या का दूसरी जो इसके इक्वल है उसके नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगा। ये इसके इधर चला जाएगा, यदि इसके नीचे एक मान है ये इसके इधर गुणा हो जाएगा, तो U V माइनस यू बच गया। अब ये जो माइनस का u है ये हम इधर ले आएंगे, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। या इसको इस प्रकार से लिख दो, ये आपकी गति की पहली इक्वेशन हो गई, जहां पे इनका मान जो ही वही है, जैसे ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये एक्सेलरेशन हो गया, और ये लास्ट वन इज टाइम, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। ठीक है, ये आपकी गति की पहली समीकरण हो गई। अब आते हैं दूसरी समीकरण पे, इसको उतार लो। ठीक है, ये समीकरण भी काम आएगी। ये आपकी पहली समीकरण होगी। अब आते हैं दूसरी समीकरण, कि दूसरी समीकरण क्या कहती है कि चली गई जो, मतलब दूसरी समीकरण क्या थी अपनी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ये अपन को फाइंड आउट करनी है, जहां पे S क्या है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापित की हुई दूरी। अब मैंने पिछले वाले वीडियो में ये प्रूव करके दिखाया था कि जो इस वक्र का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वही इसकी चली गई दूरी या इसके डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स के इक्वल होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसको शानदार तरीके से
अच्छे से समझाया गया है, देखना जाके। तो अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मिटा दूं मैं, कि चली गई दूरी, चली गई दूरी इज इक्वल टू क्या था कि जो वक्र था उस वक्र का, ये अपना स्लोप हो गया, ये वक्र है, इस वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वही आपका चली गई दूरी के इक्वल होता है, क्योंकि अपन को एस निकालना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो यू वी टी वक्र का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये किन चीजों से मिलकर बना है, ये देखो, एक तो ए बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो इस प्रकार से या करते हैं ना, ये से, तो एक तो ऊपर त्रिभुज है, एक नीचे आयत है, यदि त्रिभुज का निकाले फिर आयत का निकाले, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास पूरा एक आराम से इसका वो मिल जाएगा क्षेत्रफल, टोटल एरिया। तो पहले क्या करेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत क्या अपना ए सी डी ओ, ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अपने चली गई दूरी एस है कोई, यहां तक कोई दिक्कत कि ये जो एरिया है ये तो हो गया त्रिभुज, और इसके नीचे जो है वो आयत, इन दोनों को यदि अलग अलग निकाल के जोड़ दिया जाए तो अपने पास इसके टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, कि मान लिया कि जैसे ये अपना कोई डस्टर है और ये मार्कर है, ये अपना सिलेंडर है और ये अपना एक घनाभ है ना, क्यूबॉइड। तो यदि इन दोनों का मैं निकालना चाहूं तो क्या करूंगा कि पहले तो इसका निकालूं, फिर इसका निकालूं, दोनों को जोड़ दूंगा तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ना। सेम ये का यही लफड़ा इसमें है। अब त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ ऑफ आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, बेस अपॉन बेस इज मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस, इसको मिटा दो, 8 CDO आयत है ना, यहां पे लिख देता हूं आयत है, ACDO का क्षेत्रफल, ये नीचे वाले का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे ऐसा आ गया। अब देखो आधार क्या है इसका आधार ये रहा भाई, ये त्रिभुज है यहाँ पे, इसका आधार ये रहा। अब इस आधार की वैल्यू है अपनी AC, तो 1/2 गुणा AC गुणा हाइट कितनी इसकी, ये है इसकी हाइट BC, ठीक है, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही, तो लंबाई क्या है इसकी T और चौड़ाई क्या है इसकी, ये भी चौड़ाई, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगी U, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ये समीकरण आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे। अब ये देखो AC और BC की वैल्यू क्या है कि 1/2 AC, ये वही T आ जाएगी, T गुणा V माइनस U प्लस UT। कि अब आप लोग इसे V माइनस U कहां से है, अभी जो अपन ने BC की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहां से V माइनस U कि ये BC इसकी इक्वल होगी, तो ये बड़े में से इसको घटा देंगे तो अपने पास ये मिल जाएगा, तो V माइनस U अपने पास आ गया, ठीक है। ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं होगी। अब यहां से देखो समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 से ये भी समीकरण 1 से V माइनस U की वैल्यू
v माइनस यू टी वैल्यू क्या है, ये इधर चला जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 है अपने पास, 80 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 80 लिख दूं, तो s इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 80 लिख दूं इसकी जगह, तो a t गुणा t प्लस यू टी, ये t था, ये रहा t, इसकी वैल्यू ये 80, ओके, ये t, तो ये क्या हो गया आपका, s इज इक्वल टू 1/2 at² प्लस यू टी, ये आपकी गति की द्वितीय समीकरण आ गई। या इसको इस प्रकार से लिख लो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ v माइनस यू, सॉरी एक सेकेंड, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये लो जी, ये आपकी गति की समीकरण आ गई दूसरी, समझ में आ गया, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां से ऐसे लिखा, फिर ये लिखेंगे, फिर अंत में ये लिख देंगे कि फिर लास्ट में लिखना है कि अतः उपरोक्त समीकरण, जो ऊपर दी गई समीकरण है, वह गति का समीकरण 2 को प्रदर्शित करती है, ओके, समझ में आ गई। अब चलते हैं गति की तीसरी समीकरण पे, इसको उतार लो, ठीक है। अब देखो वो गति की तीसरी समीकरण है, वो क्या है कि v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर माइनस 2as, इसको अपन को डिवाइड करना है। ये कैसे करें, सेम मौका वही है कि चली गई दूरी, अपन को क्षेत्रफल निकालना है इसी में, तो चली गई दूरी, कि चली गई दूरी इज इक्वल टू क्या है, अब टोटल हुई, उसमें अपन ने 2 भागों को अलग अलग किया था, अब इन दोनों को एक करेंगे, तो ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। अब इसको आप गौर से देखोगे तो ये आपके पास क्या आ गया, समलंब चतुर्भुजा ट्रेपेजोइड हो गया, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ओके, या ट्रेपेजोइड, ओके। तो समलंब चतुर्भुज बन गया ये एक प्रकार से, ये वाला, ये एक समलंब चतुर्भुज होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी जो 2 आमने सामने की भुजाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन उनकी जो लेंथ होती है वो जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है। तो ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो क्षेत्रफल होता क्या है, मेन चीज यही है कि 1/2 जो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के मध्य की लंबवत दूरी, ये गुणा में दोनों, ठीक है। तो समांतर भुजाओं कौन सी होगी, एक तो ये भी और एक ये भी, ये दोनों ही समांतर भुजाएं, इन दोनों का योग और समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी, एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी आपकी लंबवत डिस्टेंस, क्योंकि इसके ऊपर लंब डाल दिया ना एक प्रकार से, तो ये आपकी लंबवत डिस्टेंस हो गई। तो 1/2 तो चली गई दूरी आपकी s मान लिया, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग AO और BD दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा कि AO प्लस BD, ठीक है, गुणा, अब आता है समांतर भुजाओं के मध्य की लंबवत दूरी क्या है AC, A और C,
ए सी। ओके, तो ए ओ की वैल्यू क्या है यहां से देखो, ए ओ की वैल्यू यू है, तो 1/2 यू प्लस बी डी, बी और डी क्या है वी प्लस हाफ ऑफ, सॉरी यहां पे गुणा है, ये पसीना लग जाता है। तो AC क्या है आपका, T के इक्वल है, जो AC है वो OD के इक्वल होगा, और OD क्योंकि ये एक प्रकार से आएगा ना दोनों, तो इसके आमने सामने मुझे समान होती है, तो ये आपका T, ये T हो गया। तो S ये वाला। अब U प्लस V ये है, U प्लस V क्या कहता है कि समीकरण 1 से देखेंगे। अब समीकरण 1 क्या था अपना, इसको मिटा दे, जो गति का, आप देखेंगे गति के पहले समीकरण के अनुसार U कि U प्लस AT इज V इज इक्वल टू U प्लस AT है, ठीक है, ये है। अब यहां से मैं T की वैल्यू रख दूं, यहां से मैं क्या कर दूं, T की वैल्यू लिख दूं, तो ये किधर आ जाएगा, चलो इसको आप हटाओ। अभी अपन ने जो समीकरण फर्स्ट देखी थी वो क्या थी अपनी, कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए है। यहां से यदि मैं t की वैल्यू निकालूं, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, ये आ गया। अब t की वैल्यू इसको यहां पे लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या है, s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस वी, है ना, u प्लस वी, t की वैल्यू क्या अपनी v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो ये दोनों किस फॉर्म में है, इधर का मिटा रहा हूं मैं, लिख लेना, ये है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी है, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a, और इधर s, क्योंकि ये दो इससे गुणा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे ये इधर चला जाएगा, 2as u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ये आपकी गति की तीसरी समीकरण हो गई, ठीक है। ये थोड़ा पास में क्या है, डीजे चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा शोर हो रहा है, ठीक है। बस ये 2 मिनट का काम है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2as, जहाँ पे ये क्या फाइनल, ये इनिशियल, ये एक्सीलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके गति के 3 समीकरण हो गए, समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। खूब पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, नोट्स को बनाओ। अगर पिछले वाली वीडियो नहीं देखे तो पिछले वाली वीडियो भी देखो। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।